पूरे देश में जो हिंदी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया है, उन्होंने इसका नाम भीमा कोरेगांव, और ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके नाम से उस गांव का नाम भीमा कोरेगांव ऐसा कहने की शुरुआत की। लेकिन ये झूठ बात है। उस गांव के पास भीमा नाम की एक रिवर है, और उस नदी के नाम से उस गांव को कोरेगांव भीमा ऐसा कहते हैं। इस घटना को अभी 6 साल हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी आंदोलन में, फिर वो फार्मर प्रोटेस्ट हो या दिल्ली का कोई प्रोटेस्ट हो, उसमें हमें ये हमेशा इस केस में जो आरोपी है उनके बारे में कुछ न कुछ सुना जाता है कि अंग्रेजों ने जब इस देश की सत्ता उनके हाथ में ले ली तो उन्होंने मुगलों से नहीं ली थी, न किसी और राजाओं से, तो उन्हें वो पेशवाओं से, मराठा साम्राज्य से उन्होंने वो ली थी। अर्बन नक्सलिज्म को इस घटना को दोहराना था कि उन्हें ये प्रतीत करना था कि ये जो अभी की सरकार है तो वो अन्याय करने वाली है, ये दलितों पर अत्याचार करने वाली पेशवाओं का सरकार है। आपको कैसे प्रेरणा मिली जाने की, आपने क्या सोचा? अब मैं सोशल मीडिया पर मराठी में काफ़ी लिखता हूँ, और मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे लोग लिखने और बोलने वाले होते हैं, लेकिन खुद वहाँ पर जाकर करने की हिम्मत या चाहत कम लोग रखते हैं। जब वो एल्गार परिषद यहाँ पर होने वाली थी तो उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे कि इनके आने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ होगा, इसका अंदेशा मुझे आ गया था। ये जो हिंदी और अंग्रेजी मीडिया है वो उसमें जब इस घटना के बारे में लिखते हैं तो ऐसा बताते हैं कि दलितों पर हमला हुआ और उसमें दलित मारे गए, लेकिन ये बात झूठी है। ये नॉर्थ का जो मीडिया है उसमें वो ऐसा पाया गया है कि उन्हें जो चाहिए था, उन्हें जो प्रोपेगेंडा करना था, वैसे उन्होंने लिखा। अभी पुलिस एफआईआर है, जो मारा गया, जो जख्मी हुए, आप उनका देख सकते कि उनकी कास्ट कौन सी है। जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने ही पैसे देकर कुछ बैनर्स, बोर्ड वहाँ पर लगाए थे, जो यहाँ के ओपन कास्ट के जो लोग हैं मराठा, उनको भड़काने के लिए कुछ बैनर्स लगाए। तो जो लोग कुछ अच्छे इससे आ रहे थे तो लोग वहाँ पर रहने वाले नहीं थे, वो तो प्रोग्राम के लिए आए थे, तो वो अपने जेब में चाकू तलवार क्यों लेकर आए थे, ये एक संशोधन का विषय। पुलिस ने बहुत सारे एफआईआर भी किए हैं। तो आज भी हमारे में से कुछ लोग इनको कवि मानते हैं, वकील मानते हैं, तो इनको मानव अधिकार कार्यकर्ता मानता है, तो इन्हें दलित कार्यकर्ता मानता है। लेकिन ये दलितों का और मानव अधिकार का काम किसी झोपड़पट्टी, मतलब ये गरीबों की बस्ती में जाकर नहीं करते। ये इनका काम चलता है कश्मीर में, कि बाबा साहब के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी है, लेकिन इस दलित समाज का उपयोग करने के लिए ये जो अर्बन नक्सल है उन्होंने उनके जीवन में से कुछ घटनाएं चुनी, और उनमें से एक कोरेगांव भीमा। सभी दर्शकों को नमस्कार। दी ऑर्गेनाइजर के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है लेखक, सोशल एक्टिविस्ट तुषार दामगुडे जी, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। और अब जो 31 दिसंबर को एल्गार परिषद की एनिवर्सरी, कोई खुशी का इवेंट तो था नहीं एल्गार परिषद, लेकिन एक सिग्निफिकेंट केस है, एक माइलस्टोन है, तो वी नीड टू डिस्कस दैट। और इसलिए तुषार दामगुडे जी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि ऑर्गेनाइजर के पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करें। वेलकम तुषार जी। नमस्कार। आप सब जानते होंगे कि दिसंबर 2017 में एक बहुत नोटेबल घटना हुई थी, जिसके कारण अर्बन नक्सल्स को लेके जो पहले सिर्फ साइलेंटली बोला जाता था, ओपनली कोई ज़्यादा बोल नहीं पाता था, उनके कारनामे उजागर करने में तुषार दामगुडे जी ने जो एक इवेंट अटेंड किया था और उसके बाद जो एक एफआईआर दाखिल हुई थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। People have come out in the open and have been, this case was investigated and we need to know a lot more about this significant milestone, which is also linked to the Bhima Koregaon case, which happened the immediate next day on 1 January 2018, the 200th anniversary of a major battle that the
एंग्लो मराठा इज काउंटेड अमंग द एंग्लो मराठा बैटल्स। तुषार जी। ऑर्गेनाइजर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी मातृभाषा मराठी होने के कारण अगर कुछ हिंदी में कमजोरी अगर आपको सुनाई दी तो मुझे माफ़ कीजिए। ये जो आपने अभी उच्चारण किया था कि ये भीमा कोरेगांव, तो सबसे पहले मैं सभी हिंदी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो हिंदी मीडिया और अंग्रेज़ी मीडिया है उन्होंने इसका नाम भीमा कोरेगांव और ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इनके नाम से उस गांव का नाम भीमा कोरेगांव ऐसा कहने की शुरुआत की। लेकिन ये झूठ बात है। उस गांव के पास भीमा नाम की एक रिवर है और उस नदी के नाम से उस गांव को कोरेगांव भीमा ऐसा कहते हैं। इससे कोई भीमराव अम्बेडकर जी का कोई नाता नहीं है। और ये बात तो सच है कि पहले भी नक्सलिज्म के बारे में बातें होती थी, लेकिन अर्बन नक्सल के बारे में 2018 से वो बातें शुरू हुई मेन स्ट्रीम में। और जो हमारे सामान्य नागरिक है इस देश के, उन्हें भी ये इस विषय के बारे में पता चला, क्योंकि इस घटना को अभी 6 साल हुए, लेकिन हर बार किसी न किसी आंदोलन में फिर वो फार्मर प्रोटेस्ट हो या दिल्ली का कोई प्रोटेस्ट हो, उसमें हमें यह हमेशा इस केस में जो आरोपी है उनके बारे में कुछ न कुछ सुना जाता है। अभी हाल ही में अमित शाह जी और देश के लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसद के भाषण में ये कहा था कि ये जो राहुल गांधी है, इनके साथ जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे उनके अर्बन नक्सल है और वो उनके सलाहकार है। इस वजह से कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ता है और उनके सामने चुनौतियां खड़ी होती है। ये बात सच है। हमने सुना है कि ये जो एल्गार परिषद की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बैंड संगठन माओइस्ट इसके कार्यकर्ता शामिल थे। हाँ, ये जो पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एक ऑर्गेनाइज हुई थी एक एल्गार परिषद, ये पुणे में शनिवारवाड़ा जहाँ पर है वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की गई थी। उस जगह पर इसका ऑर्गेनाइज करने के पीछे ये कारण था कि अंग्रेज़ों ने जब इस देश की सत्ता उनके हाथ में ले ली तो उन्होंने मुगलों से नहीं ली थी, न किसी और राजाओं से, तो उन्हें उन पेशवाओं से मराठा साम्राज्य से उन्होंने वो ली थी। और उन्हें अर्बन नक्सलिज्म को इस घटना को दोहराना था कि उन्हें ये प्रतीत करना था कि ये जो अभी की सरकार है तो वो अन्याय करने वाली, ये दलितों पर अत्याचार करने वाली पेशवाओं का सरकार है। इसके लिए उन्होंने वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज की थी। शनिवारवाड़ा, हाँ, ये पहले बाजीराव जी ने वो बनवाया था। सीट ऑफ पावर था। हाँ, सीट ऑफ पावर था, क्योंकि यूनियन जैक जब शनिवारवाड़ा पर लहराया गया तब अंग्रेजों ने पूरे इंडिया में ये घोषित किया कि आज के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का राज होगा। हाँ, 1818 की वो जो 1818 का है, वो जब बाजीराव द्वितीय ने सरेंडर किया, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना थी। दैट वाज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ पावर इन अ वे। हाँ, लेकिन ये नॉर्थ के बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि कि वो मुगलों के जी बिल्कुल। इनफैक्ट इवन आई वाज स्टन्ड। हम महाराष्ट्र में भी इसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको पढ़ाया गया है इतने साल, चाहे लिखा हो चाहे टीचर्स बोलते हो, कि मुगलों ने मुगलों को हरा के अंग्रेज आए थे। ये झूठ बात है। जब मैं दिल्ली में थी और एक आर्कियोलॉजिस्ट मुझे नेशनल लाइब्रेरी में मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आप महाराष्ट्र से हो, आपको पता है कि मुगलों का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन मराठों ने किया। आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज मुझे लड़ाइयाँ तो पता थी, लेकिन मुगलों का पतन मराठों ने किया ये मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा लास्ट राजा कौन था बताओ मुगलों का, तो मुझे बाकी के तो याद ही नहीं आ रहे थे। 1857 वाले तो राजा ही नहीं कह सकते थे, वो तो टाइटिलर बहादुर शाह थे। तो मैंने कहा औरंगजेब, तो कहते औरंगजेब कहाँ मरे? मैंने कहा महाराष्ट्र में, खुलताबाद में। आपको पता है 27 साल वो मराठों से लोहा ले रहे थे और वहीं मर गए, दिल्ली नहीं लौट पाए। तब जाके आई अंडरस्टूड। शिवाजी महाराज ने जो बीज बोया था हिंदवी स्वराज्य का, तो उसका पहले बाजीराव जो थे उन्होंने उसका बड़ा वृक्ष किया, जो अटक तक वो पाकिस्तान में अटक। हाँ, तो आप देखेंगे उसके बाद
वहाँ पर सिखों का साम्राज्य खड़ा हुआ, राजा रंजीत सिंह ने उसे बहुत बड़ा किया। और उसके बाद कभी भी अ, अफगानिस्तान से कोई भी आक्रांता इस देश पर नहीं धावा बोल सका। ये जो पानीपत की जो लड़ाई है, वहाँ पर मराठा वहाँ पर हार गए, लेकिन वो हार भी अब इतनी ज़बरदस्त थी कि अहमद शाह अब्दाली बाद में कभी भी इस देश में नहीं आया। और वो जो मुगल राजा थे वो सिर्फ एक नामधारी राजा थे, उनका जो भी कुछ चलता था वो मराठा तय करते थे, इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर ये मराठों के पास से हुआ। और ये जो अर्बन नक्सल है वो जो दूसरा बाजीराव है उसके राज पाठ में कुछ दलित अत्याचारों की घटना घटी थी, और उसको वो हाईलाइट करके आज के समाज में कैसे दरार डालने में वो वो सक्सेस पाएंगे, और आज फिर वो कैसे समाज में झगड़े लगाएंगे, इस वजह से वो हाईलाइट करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर कुछ किताबें बांटी गई, और यहाँ पर एटीएस पुलिस और ये जो सरकार है इसके खिलाफ लोगों ने रास्ते पर आकर उसके खिलाफ हाथ में जितनी भी शस्त्र है वो उठाकर आंदोलन करना चाहिए, इस प्रकार का वो आशय था उसमें। ये एक प्रकार से देश में गृह युद्ध की चेतावनी है। हाँ, बोल भी रहे थे स्ट्रीट्स पे उतर आओ। हाँ, स्ट्रीट्स पे ये पूरे शहर राख कर दो, ऐसा उसका आशय था। तो एक प्रकार से देश के खिलाफ जंग पुकारने जैसा है। हमारे जो सीडीएस रावत थे उन्होंने कहा भी था कि हमारी लड़ाई ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से नहीं है, तो आधा फ्रंट हमारा घर पर भी है। जो जो आधा फ्रंट जो है वो यही है, वो जिहादी है, वो रेडिकल मिशनरी है, और ये अर्बन नक्सल है। हम बाहर अगर देखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, जहाँ पर इस्लाम का पूरा राज होता है, मतलब ईरान, पाकिस्तान, तो वहाँ पर आपको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नहीं दिखती है, ना क्रिश्चियंस दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। जहाँ पर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर आपको ये दोनों नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये वायलेंस पर बेस एक आइडियोलॉजी है। लेकिन इनको मिलती भी कैसे है यहाँ इतनी शय? नहीं, यहाँ पर जो हिंदुओं के अंतर्गत जो जात पात है, ऊंच नीचता है, उसकी वजह से उन्हें वो जगह मिल जाती है। यहाँ पर उस विषय को लेकर इतना आसानी से बंटवारा किया जा सकता है कि हम देखेंगे कि किसी को भी अगर जाकर हम बताएंगे कि तुझ पर बहुत अन्याय हुआ है, आज़ादी के बाद तुझे कुछ मिला नहीं है, तो रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है। आज भी देश में कुछ कुछ आंदोलन हमको ऐसे दिखेंगे कि उसमें जो हमारे जैसे कॉमन पीपल है उनको तकलीफ हो, इस प्रकार के कुछ आंदोलन किए जाते हैं। तो करने वाले भी कॉमन लोग ही होते हैं, मतलब हाईवेज बंद कर देना, इंडस्ट्रियलिस्ट को भगा देना, तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर हाईवे और सिंगूर आंदोलन, फार्म लॉ और इंडस्ट्रियल भाग गए तो फिर रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो अराजकता लोगों में बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, अराजकता और बढ़ेगी। फिर ऐसे लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है। इस सीरियस। प्रकार की उनकी स्ट्रेटेजी है। आपको क्यों प्रेरणा मिली इन लोगों के इस वाले आंदोलन में जाने की? बिकॉज 35,000 का जमाव था, पुलिस ने रोक दिया बाद में टेंटों में जाना लोगों को, बिकॉज स्टैम्पीड का डर हो गया था, इतनी वो भीड़ थी। और यलगार का मतलब भी पर्शियन भाषा में यलगार का मतलब भी वॉर क्राई होता है, अटैक, हमला। तो ये अजीब सा नाम लेके इन्होंने ये जो शुरू किया था, उसमें आपको कैसे प्रेरणा मिली जाने की? आपने क्या सोचा? अब मैं सोशल मीडिया पर मराठी में काफ़ी लिखता हूँ, और मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारे लोग लिखने और बोलने वाले होते हैं, लेकिन खुद वहाँ पर जाकर करने की हिम्मत या चाहत कम लोग रखते हैं। तो मैं किस में शामिल होना चाहता हूँ, ये मैंने खुद को पूछा कि सिर्फ मैं बोलूँगा या लिखूँगा या खुद भी कुछ करूँगा। अगर मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं है। और मैं मेरा जन्म से पूना में रहता हूँ, तो मैंने बहुत सारा देखा है पूना का वातावरण। जब वो एल्गार परिषद यहाँ पर होने वाली थी, तो उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे कि इनके आने के बाद
पूना में कुछ ना कुछ होगा, इसका अंदेशा मुझे आ गया था, क्योंकि उस वक्त जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, जेएनयू का सारा हाँ, क्राउड भी और था। वो जो कुछ लोकल अर्बन नक्सल है हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के, तो सुधीर ढंगले, और वो उसके जो साथी है कबीर कला मंच, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो लोग उसमें दिखे ऑर्गेनाइजर, तो मुझे पता चला था कि कुछ तो होने वाला है। फिर मैं गया था, मैंने देखा, और जो देखा मैं रिकॉर्ड भी किया है हमने। मतलब आज वो पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया ही था, लेकिन हमने प्राइवेटली रिकॉर्ड किया था। फिर वो दूसरे दिन वहाँ पर बहुत बड़ा राइट हुआ। अब उसमें कोरेगांव भी एक बात है, ये जो हिंदी और अंग्रेजी मीडिया है, वो उसमें जब इस घटना के बारे में लिखते हैं तो ऐसा बताते हैं कि दलितों पर हमला हुआ और उसमें दलित मारे गए, लेकिन ये बात झूठी है। तो उसमें मैं जिस कास्ट से आता हूँ, मतलब जैसे हरियाणा में जाट है, पंजाब में सिख कम्युनिटी है, वैसे ही महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी है। उस मराठा कम्युनिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो मराठा कम्युनिटी से वो लड़का मर गया था, कुछ जख्मी हुए थे, और मतलब वो भी हमला सामने से हुआ था। वो भी कोई ट्रैवल करने वाला टूरिस्ट था जो हाँ, मराठा उसने लड़का एक था। जैकेट पहना था, वहाँ पर उस पर शिवाजी महाराज का फोटो था छपा हुआ। इस वजह से उसे मार तो डाला गया। दूसरा एक लड़का है, उसने एक कुमकुम तिलक लगाया था, वो भगवान को जा तो रहा था दर्शन मराठाज के आर लिए। फ्रॉम द अपर कास्ट, तो कहने को तो मराठाज हाईजैक कर सकते थे इस विषय को और बोल सकते थे कि टारगेटेड किलिंग हुआ है अपर कास्ट का, लेकिन हुआ कुछ और नहीं ही। नहीं, वो उन्होंने बताया, लेकिन ये नॉर्थ का जो मीडिया है उसमें वो ऐसा पाया गया है कि उन्हें जो चाहिए था, उन्हें वो जो छापा। प्रोपोगंडा करना था, वैसे उन्होंने लिखा। क्या लिखा? मतलब कि उसमें दलित मारे गए। ओह, अभी अभी पुलिस एफआईआर है, जो मारा गया, जो जख्मी हुए, आप उनका देख सकते कि उनकी कास्ट कौन सी है। इसमें कोई छुपी हुई तो बात नहीं है, मैं कोई मन और से ये नहीं। राइट्स हुए इसलिए कि पहली रात को यलगार परिषद में शनिवार वाड़ा पे प्रक्षोभक भाषणें हुई थी हाँ, और वो ये लोग पहुंचे थे ये जो दूसरे दिन। ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने ही पैसे देकर कुछ बैनर्स, बोर्ड वहाँ पर लगाए थे, जो यहाँ के ओपन कास्ट के जो लोग हैं मराठा, उनको भड़काने के लिए कुछ बैनर्स लगाए थे कि जब संभाजी महाराज की हत्या हुई तो ये मराठा घर में छुप कर बैठे थे, ऐसे कुछ बोर्ड्स लगाए। तो फिर वहाँ पर लोगों में गुस्सा था, और कुछ ऐसी घटनाएं वो करने वाले थे कि जो अगर घटती तो पूरे महाराष्ट्र दंगों के चपेट में आ जाता था। और ये पता चला था क्योंकि वो धमकियां दे रहे थे सोशल मीडिया पर वगैरह वगैरह। और वो जब पता चला तो कुछ लोग इकट्ठा हुए कि हम ये नहीं होने देंगे। और फिर आप वो अगर घटनाक्रम देखेंगे तो जहाँ पर ये मराठा और हिंदू समाज के लोग खड़े थे, उसमें एक झंडा लेकर एक नवबौद्ध समाज का एक लड़का नीला झंडा लेकर अंदर घुसा और वो घुमाने लगा, तो कुछ लोगों का लगा, फिर वहाँ धक्का बुक्की हुई और फिर एक दंगा वहाँ पर भड़क गया, फिर पथराव हुआ। आप अगर वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उसके वीडियोस भी है, पुलिस पर हमला किया इन लोगों ने, और वहाँ पर वो डंडे, चाकू, ये सब लेकर आए। तो जो लोग कुछ अच्छे इससे आ रहे थे, वो तो वहाँ पर रहने वाले नहीं थे, वो तो प्रोग्राम के लिए आए थे। तो वो अपने जेब में चाकू तलवार क्यों लेकर आए थे, ये एक संशोधन का विषय है। पुलिस ने बहुत सारे एफआईआर भी किए हैं। आज वो केस एनआईए के पास है, और उसमें आगे चलकर ये पता चला कि उसमें अर्बन नक्सल वरवर राव जैसे टॉप माओइस्ट शामिल है। और लगभग वरवर राव, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, ये बहुत बड़ा वकील है। और राउत, महेश राउत, बहुत सारे 22 लोग हैं उसमें। स्टैन सामी, एक्चुअली उसको स्टैन स्वामी बोलते हो, स्वामी नहीं, वो स्टैन सामी है, वो एक मिशनरी है। रोना विंसन, गोन्साल्विस, फरेरा, ये सारे लोग उसमें जेल में गए। आज कुछ जेल में कुछ लोग, अनंत तेल तुमड़े, ये बीमारी की वजह से। तो बाद में ऐसे छाप रहे थे कि भीमा कोरेगांव का दलित वर्सेस पेशवाई जोड़ना विल बी सेल्फ डिफीटिंग।
नहीं नहीं क्या हो नहीं, गया ये बहुत मीडिया वाले झूठ बातें करते हैं। अभी उसमें एक विषय देखो, अभी उन्होंने क्या झूठ कहा था। ये जो अंग्रेजी और हिंदी अखबार और उसके न्यूज़ रिपोर्टर है, उन्होंने ऐसा बताया था कि कुछ किताबें घर में पाई गई पुलिस को, और उस वजह से इनको अरेस्ट हुई। और वो कुछ किताबें कौन सी, तो उन्होंने बताया कि वॉर एंड पीस उनके घर में मिला। तो अभी वो बात करने लगे कि हमारे पास तो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस है हमारे घर में, तो क्या हमें भी अरेस्ट करेंगे क्या। लेकिन ये झूठ बात थी। वॉर एंड पीस ये टॉल्स्टॉय का एक अलग किताब है, और वॉर एंड पीस जंगल महाल ये एक अलग किताब है। तो वॉर एंड पीस इन जंगल महाल ये बैंड किताब है, लेकिन वो नक्सलियों की, नक्सलियों का वो डॉक्यूमेंट है माओवादियों का। कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी के आपके घर में नहीं है, वो इनके घर में मतलब नहीं है। आधा सच बोल के हाँ, आधा सच पूरा बोला झूठ था। बोल हाँ, दिया उन्होंने। कि यह हमारे कोई दर्शक है तो वो पता है कि उनके घर में यह है क्या, वॉर एंड पीस इन जंगल महाल। अगर वो मिलेगा तो उन्हें भी अरेस्ट होगा। हम्म? तो वो किताब मिली, और वो सिर्फ एक किताब नहीं मिली, और बाकी का भी कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ सब उनकी हरकतें थी, पैसा वगैरह ये कंप्यूटर वगैरह। ड्राइव्स पे भी हाँ, काफी ड्राइव्स कुछ पर भी मैटर ये मिला है। मिला है। हाँ, कुछ तो मेरे पास भी है उसके मामले। तो इन्होंने ऐसे झूठ बोलकर ये जो हमारे सामान्य लोग हैं उनके सामने कुछ अलग ही पेश किया। तो आज भी हमारे में से कुछ लोग इनको कवि मानते हैं, वकील मानते हैं, कोई उनको मानवाधिकार कार्यकर्ता मानता है, कोई उन्हें दलित कार्यकर्ता मानता है। लेकिन ये दलितों का और मानवाधिकार का काम किसी झोपड़पट्टी, मतलब ये गरीबों की बस्ती में जाकर नहीं करते। ये इनका काम चलता है कश्मीर में, कभी ये नॉर्थ ईस्ट। कभी ये फ्रांस में जाएंगे, कभी ये और किसी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे। तो मतलब जहाँ सब पूरे वर्ल्ड का मतलब पैसा सबसे ज़्यादा है, उन देशों में जाकर एक एलाइट क्लास के लोगों के सामने सब अच्छी अच्छी सुविधाएं लेते हुए ये गरीबों की बात उधर उधर रखते हैं, ऐसा ही और उधर बताते हैं। लेकिन ये कभी किसी झुग्गी झोपड़ियों में नहीं दिखते ये। हाँ, भला करने नहीं जाएंगे नहीं लोगों नहीं नहीं का। जाएंगे, उनको भड़काने जाएंगे। हम्म, जहाँ जहाँ पर इनको जगह मिलेगी कि ये डेमोक्रेटिकली। दो समाज में जहाँ पर झगड़ा लगा तो वहाँ पर आपको दिखेंगे। बिल्कुल। और स्ट्रिक्ट लॉज है इस कंट्री में, अगर दलित पे अत्याचार होता है तो स्ट्रिक्ट लॉज है, इनको उल्टा भड़काने की कोई ज़रूरत ही नहीं है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। नहीं, अभी सच देखा जाए तो लॉज है, कभी कभी उनमें कुछ खामियां हमको दिखती है, वो इंसानों की वजह से भी होती है। बट कोई इन्वेस्टिगेशन, हाँ नहीं कोई ऐसे नहीं कि इन्वेस्टिगेशन आप उनमें रास्ते पे चल रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही अत्याचार दिन चले जा दहाड़े रहे हैं। तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि कोई आदमी घूस लेकर या कुछ कर कर जो करना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ काम होते हैं। कभी कभी अदालतों में भी देर लगती है कि आदमी को न्याय नहीं मिलता है जल्दी से। उस वजह से लेकिन इस सिस्टम civil के war- खिलाफ रोष बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ में कुछ बंदूक उठाए और Exactly, ये हथियार सिस्टम को लेके खराब कर दे। इलेक्टेड गवर्नमेंट को हाँ गिरा के अपने भारत हाँ देश का पाकिस्तान बांग्लादेश बना दे। हाँ, ये तो नहीं ना सही। मुझे इस यलगार परिषद की टाइमिंग का बहुत अचरज लगता है कि बिल्कुल उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके बीड़, नाशिक, पता नहीं वाशिम कहाँ कहाँ होके वो फाइनली पुणे पहुँचे हैं। 31 दिसंबर को ये परिषद लेते हैं रात को, और दूसरे दिन सुबह सुबह कोरेगांव भीमा हाँ। में जाके दंगल करवाते हैं या हो जाती है, वॉट एवर। सो द टाइमिंग इज वेरी हाँ, सस्पिशियस। ये देश में आप पाओगे ये जो अर्बन नक्सल है, तो इस देश में कुछ जातीयता का प्रभाव था क्या, तो था। कुछ ऐसी घटनाएं घटी है इतिहास में कि जिसके लिए हिंदू समाज को अपने आप पर एक कुछ शर्म महसूस होना चाहिए कि हमने हमारे ही कुछ भाइयों के खिलाफ जो घटनाएं नहीं करनी चाहिए थी वो की थी। लेकिन अब वो तो इतिहास हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो इस घटनाओं में से उभरे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है, तो आप देखेंगे कि बाबा साहब के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी है, लेकिन इस दलित समाज का उपयोग करने के लिए ये जो अर्बन नक्सल है, उन्होंने उनके जीवन में से कुछ घटनाएं चुनी
और उनमें से एक है कोरेगांव भीमा। दूसरा है महाड़, जहाँ पर बाबा साहेब पानी पीने के मतलब जो एक वहाँ पर लेक था जहाँ पर पानी पीने के लिए दलितों को मनाही की गई थी, तो बाबा साहब वहाँ पर गए और उन्होंने पानी पी, तो वहाँ पर कुछ पथराव हुआ था उस समय। उस जगह को भी इन लोगों ने चुना है अपने एजिटेशन के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी कुछ दंगा हुआ है, पथराव हुआ है, झगड़ा हुआ है, उन घटनाओं को लेकर आज भी इस समाज में दंगे हो सकते हैं। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि बाबा साहब ने जहाँ पर कुछ मतलब उन्होंने तो पूरी जिंदगी भर कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही उनके सब आंदोलन किए। उन्होंने कभी भी उनके अनुयायियों को नहीं कहा कि पत्थर उठाओ और लोगों को मारो। हाँ, कभी भी नहीं कहा। लेकिन वो ऐसी कुछ भी घटना हमको नहीं बताएंगे। ज्योतिराव हो, बाबा साहब वो मनुस्मृति की किताब जलाओ, सब लोग जमा हो, अभी वो उस वक्त लॉजिकल था कि मनुस्मृति की किताब हम जलाएंगे। आज तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी 75 इयर्स हो गए। बच्चों को अभी आज ये मनुस्मृति किसी ने कहा वो सफेद है या काली है, ये भी किसी ने नहीं देखा, किसी के घर में भी नहीं पा सकते। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ लोग इकट्ठा हो गए, वो जलाएंगे, फिर किसी को गाली देंगे। हिंदुओं के कुछ त्योहार आए तो उसको कुछ गाली देंगे, फिर ऐसे कुछ घटनाएं उसको रिपीट करके फिर उस वक्त ऐसा हुआ था, ये ऐसे कुछ बातें करेंगे, तो उससे झगड़ा बढ़ते रहता है। और उसमें वो आग में वो तेल डालते रहते, क्योंकि CDS रावत ने बताया था ये 5th जनरेशन वॉर है। अभी लड़ाई के लिए हमें चाइना या पाकिस्तान से तो कोई नहीं आने वाले, तो यहाँ के जो नागरिक है उनको ही पुलिस और यहाँ के मिलिट्री के खिलाफ खड़ी कीजिए। करेक्ट। फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं। फिर ये आपको कहाँ पर दिखेगा कि दिल्ली में भी ये मॉडल उन्होंने किया कि पहले वो शाहीन बाग का आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट, और वो ऐसे चरम सीमा पर पहुंचा है कि दिल्ली में वो दंगे बढ़ गए, उसमें वो पुलिस की भी मौत हो गई वगैरह वगैरह। अभी यही मॉडल वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे, कि वो ऐसा बता रहे कि EVM में ही कुछ ऐसी बातें डाली जाती है कि उसकी वजह से मोदी जीत कर आते हैं। फिर ये इलेक्शन कमीशन पर जो विश्वास है लोगों का वो उड़ा देना है। फिर ये जो अभी जो इनके आंखों के तारे थे सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, हाँ जी, जब तक वो इनके जैसे रिजल्ट देते थे तब तक वो अच्छे थे। हाँ। लेकिन जिस समय मोदी जी उठकर उनके घर पर गए, कितने सारे ऐसे निर्णय दिए जिससे हिंदू समाज या राइट विंग बहुत नाराज हुए हैं और बहुत उनको दुख पहुंचाए। लेकिन गरिमा को सुप्रीम कोर्ट की संभालते हुए कोई नहीं कुछ बोला। मोदी जी उनके घर पर गणपति पर गए, तो फिर वो उनके जो दुलारे थे वो उनके दुश्मन हो गए। बिल्कुल। तो फिर वो जो हमारी अदालत है उन पर से उन लोगों का विश्वास उड़ाना, फिर ये पुलिस हो, मिलिट्री को कुछ ऐसे सवाल पूछना कि ये तुमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो हमको उसके एविडेंस दो। तो अभी ये तो वहाँ पर सुभाष घईया किसी को फिर शूट करने के लिए भेजना होगा कि अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप 70 mm में उसको शूट करो, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो एक एक करके हमारे जो संविधान से स्थापित हुई संगठनाएं, संस्थाएं, उसके खिलाफ लोगों को भड़का कर इस देश में एक सिविल वॉर पैदा करना, यही इनका मंशा है। आप देखो ना, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में म्यांमार देखो, बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान देखो, श्रीलंका भी देखोगे एक लिमिट तक, हम सबसे स्टेबलिस्ट इकोनॉमी एंड नेशन है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे यहाँ टर्म पूरा करता है। ये सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा है इनको, और किसी ना किसी तरह से आग लगाना है। तो वही नक्सल डॉक्यूमेंट ही वही उनका कहते हैं ना कि इस देश में सिविल वॉर उन्होंने ट्राई किया कि ये कास्ट बेसिस पर हो सकती है, लेकिन वो फेल गया। जितने फिशर्स, फिर गरीब के खिलाफ अमीर, ऐसा कुछ करके देखा वो, लेकिन अभी उनको ध्यान में आ गया कि इस देश में अगर मतलब वो फार्मर और जमींदार ये नहीं सक्सेस हो, लेकिन कास्ट से हो सकता है। मैंने पहले वाक्य वो गलत कहा था कि इस देश में अगर
झगड़ा हो सकता है तो कास्ट बेसिस पर सबसे पहले हो सकता है, क्योंकि उतनी जातियाँ हमारे यहाँ पर है। हर एक को तो प्राइम मिनिस्टर पर तो मिल नहीं सकता, क्योंकि वो एक ही है। तो जिसको नहीं मिला फिर उसको भड़कना आता है कि अरे तुम नहीं बने अभी तक प्राइम मिनिस्टर। आप जब कंप्लेन देने गए, आपको गुस्सा आया ये सारा कुछ देख के, आपके अंदर का जागरूक नागरिक गुस्सा होके, आप कब गए फिर पुलिस स्टेशन और क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर 1 तारीख को ये घटना हुई थी। वहाँ पर कुछ हत्या हुई, जानो माल का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वातावरण कुछ तंग था, तो उस वजह से रुकना पड़ा। फिर बाद में मैंने सोचा, क्योंकि घर वालों से भी सलाह मशवरा करना ज़रूरी था, क्योंकि ये सब लोग उनके कनेक्शन ऊपर तक है। आप तो एक आम हाँ, मैं नागरिक एक हो। आम नागरिक हूँ, फिर वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर Correct. घर वालों ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसे हफ्ता भर बाद ही मैं वहाँ पर गया, और फिर आगे का जब इंट्रोगेशन हुआ उसमें एक एक धागा खुलता गया। और वो फिर इन्होंने हमारे जो पंतप्रधान है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी के जैसे उनका इंसिडेंट घटाना है ऐसे ओके खत पाए गए ओके कि नरेंद्र मोदी जी को किसी पब्लिक रैली में जान से मार देना, ये प्लान उन्होंने किया था। उसका मास्टरमाइंड था प्रशांत बोस, जिसको हाल ही में अरेस्ट हुआ है। 1 करोड़ उनके सर पर इनाम है। आप देखेंगे तो एक 81 साल का वो बूढ़ा आदमी है, लेकिन उनको ब्रेन समझा जाता है। प्रशांत बोस, काजल, उसके बहुत सारे नाम हैं। वहाँ तक नक्सलियों ये, से जुड़े हुए। हाँ, नक्सल टॉप नक्सलिस्ट है वो। एक्चुअली ये भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि मार्क्सवाद उसका ही एक रूप है, माओवाद, माओवाद। और उसका ही इंडियन वर्जन है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म नाम का कोई तत्वज्ञान नहीं है। ये सब मार्क्स के विचारों से ही प्रेरित लोग हैं। आर्म्ड रिवोल्ट, नक्सलवादी की तरह। हाँ, तो नक्सलवादी में वो हुआ, इसलिए हमारे यहाँ पर उसको नक्सलवादी कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पर इसे मार्क्सिस्ट लोग ही कहते हैं, जो हाथ में हथियार लेकर किसी रेजिम को, किसी देश की सत्ता को हाथ में लेते हैं। आपने ये कंप्लेंट करी, पुलिस में एफआईआर की, उसके बाद आपको कोई हरासमेंट वगैरह का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आप तो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, ना तो आप कोई ऐसे पावरफुल मैग्नेट टाइप हो, आप एक आम नागरिक हो, तो आपको क्या फिर सामना करना पड़ा? नहीं, अभी मुझे एक पुलिस गार्ड है, मुझे एक पिस्टल भी दिया गया है सरकार की तरफ से। और ये तो हुआ जान का ये। हाँ, फिर उसके बजाय मुझे बहुत सोचकर लिखना या बात करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं कुछ एक गलती करूँ तो इस केस में बहुत सारे लोग किसी विशिष्ट संप्रदाय, जाति से या धर्म से आते हैं, और उन्हें कुछ ऐसे लीगल कवच कुंडल सरकार ने दिए है कि अगर वो जाकर पुलिस स्टेशन में कुछ बताए कि हमारे ऊपर जातिवाचक कुछ ये कहा गया है, तो मुझ पर एट्रोसिटी के कलम लग सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर लिखता या बोलता हूँ। मैंने अगर एक गलती की तो पूरे देश से मुझ पर एफआईआर हो जाएंगे। ये अलग अलग इससे दबाव डालते हैं कि बदनामी करना है। नक्सलियों के सपोर्ट में जो एक कबाल है जर्नलिज्म का, या जिसको हम लुटेंस दिल्ली वाले जर्नलिस्ट बोलते हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ येलो जर्नलिज्म फेस करना पड़ा? हाँ, मुझे राजदीप सरदेसाई का इंसिडेंट तो यूट्यूब पर है मेरा, जो घटा था, जो वायरल भी हुआ था। उसके बजाय जो लुटेंस दिल्ली के जो पत्रकार है, तो उन्होंने उस वक्त बहुत सारा लिखा था कि ये हरीश साल्वे जैसे वकील इसको कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आम आदमी हूँ, तो मुझे हरीश साल्वे जैसे वकील नहीं मिल सकते, ये अगर हम तर्क मान्य भी करें, तो फिर ये तो कोई कवि है, कोई तो गरीब मानवाधिकार कार्य करता है। इनके लिए इंदिरा जयसिंह जैसे 20-20 जो पूरे इंडिया के टॉप के वकील हैं, करेक्ट। तो उन्हें कहाँ से अफोर्ड होते हैं? तो ये भी सवाल होना चाहिए। मेरे पास तो एक ही था,
लेकिन इनको पूरी टीम कहाँ से मिल जाती है, तो इनके पास कहाँ से पैसा आता है? जैसे उनके पास आता है वैसे मेरे पास आता है। आपने वर्ल्ड लीडर्स को भी कुछ लेटर लिखा था, आपने वर्ल्ड लीडर्स को कुछ लेटर लिखा था। हाँ, वो एक अलग विषय पर लिखा था। जब कनाडा में हाल ही में हमारे देश के खिलाफ कुछ गतिविधियां घटती जा रही है, तो मैंने वर्ल्ड लीडर्स को यही याद दिलाया। वर्ल्ड लीडर्स मतलब कौन? और एक वेस्ट के जो कंट्रीज है, यूरोपियन हो या अमेरिका, एक घटना घटी थी जब हमने स्पेस में कुछ रॉकेट्स भेजे थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक व्यंग उनके पत्रिका में छापा था। उसमें एक गंवार आदमी एक अपनी भैंस को लेकर आता है, और वो जो यूरोप का एलाइट क्लास है उसके दरवाजे पर वो बजा रहा है कि Space मुझे भी club पे। अंदर आने दो। तो एक्चुअली वो रेसिस्ट ये था। काफी बहुत। तो उस सब घटनाओं को लेकर मैंने उसमें आशय ऐसा लिखा है कि ये लोग हमें मानवाधिकार और सेक्युलरिज्म इसका पाठ पढ़ाने आते हैं, लेकिन ये कौन आते हैं? तो ये यूरोपियन आते हैं। अगर यूरोप का हिस्ट्री हम देखने गए तो इन लोगों ने अफ्रीका में रेड डालकर लोगों के गले में चेन अटका कर उन्हें बेचा है। इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर संसाधन है वहाँ पर जाकर लूट मार की है, लोगों को बेचा है, खरीदा है, लोगों पर अत्याचार किए हैं, और उस पर आज अपने ये बंगले खड़े किए हैं। और ये लोग आकर आज हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश को, जिस देश में आपको जिस पूरे वर्ल्ड से जो जो निर्वासित है, मतलब वो पर्शियन हो, मतलब पारसी हो, यहूदी हो, अहमदी हो, अगर जो छोटे छोटे वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि डिग्निटी से हाँ, क्योंकि जीते हैं। इस देश ने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। इस देश में कल ही हमारे गुजरे हुए जो पंतप्रधान हैं, वो तो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। हाँ, वो तो एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है। एक मुस्लिम हमारे देश का सुपरस्टार है। कई सारे। हाँ, एक पारसी हमारे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ, तो हमें मत पढ़ पड़ेगी वो। और हमें आपके किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ना हम तुम्हें देना चाहते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, हमारे अंतर्गत कुछ भी मतभेद हो सकते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को लेकर, लेकिन आप उनको जिन्होंने मारा उसका सेलिब्रेशन आप अपने देश में करते हैं, और आप हमें टेररिज्म के खिलाफ वो बातें बताते, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। और ये मैंने सब उसमें लिखा हुआ था, पूरे घटनाक्रम बताए थे उसमें। शिवाजी महाराज और तुकाराम महाराज का भी कुछ। हाँ, उसमें मैंने लिखा था कि हमारे एक महाराष्ट्र में बहुत ही सुप्रसिद्ध ऐसे सेंट है, उन्होंने एक ऐसी प्रार्थना की है कि इस पूरे विश्व मात्र में जो भी प्राणी और जो भी इंसान है, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। लेकिन हमारे दूसरे एक संत है, संत तुकाराम, तो उन्होंने ऐसे कहा है कि भले तरी देऊ कासेची लंगोटी नाथाळाच्या माथी हानुसोटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया, तो हम हमारे जो कपड़े वो भी आपको देंगे, लेकिन आप हमको अगर धमकाएंगे, हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो हमारे हाथ की कांटे हम आपके सर में मारेंगे। और पहले संत थे ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने क्या लिखा था? जो जे वांछिल तो ते लाहो, मतलब जिसको जो भी चाहिए वो सब मिले, ऐसा उनका। और शिवाजी महाराज का भी आपने कुछ मेंशन किया था कि हाँ, मैंने वो एक अलग विषय उसमें, ये जो हमारा 1600 का काल है उसमें 2 महाराज थे महाराष्ट्र में, एक थे संत तुकाराम और एक थे शिवाजी महाराज। संत तुकाराम महाराज एक संत होने की वजह से उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि इस देश के पेड़ पौधे उनको उनका अच्छा ख्याल रखिए, आदमियों को मतलब इंसानों को प्रेम दीजिए, सबसे अच्छे बर्ताव कीजिए। लेकिन अगर उनका पर्सनल लाइफ हम देखें तो आपको दिखेगा कि
उनका खुद का जो घर है उसका भी ख्याल उनको रखने नहीं आया, क्योंकि उनके विचार बड़े थे लेकिन कुछ family वजह support से है। हाँ वो नहीं करने आया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते कि शिवाजी महाराज थे, उनको लगा कि मैं हिंदुओं का जो राज्याभिषेक है वो बंद हुआ था, तो उन्होंने खुद का कर लिया पहले। फिर उन हमारी जो भाषा है मराठी उसके लिए काम करना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए अलग से एक ग्रंथ बनाया, खुद का करेंसी शुरू किया। हिंदुओं के जो जो मंदिर गिराए गए थे मुसलमानों की तरफ से, तो वो मस्जिद गिरा कर वहाँ पर पुनर्स्थापित किया मंदिरों को। जो मिशनरी यहाँ पर आकर कन्वर्जन करते थे, ऐसे 4 मिशनरियों को गोवा में जाकर उन्होंने उनके सर कलम किए। तो शिवाजी महाराज ने कभी स्वराज्य। हाँ स्पीच नहीं दिया होगा या फिर किताबें नहीं लिखी होगी, लेकिन उन्होंने उनके दिल को जो भी चाहा कि ये हिंदुत्व के लिए मुझे करना चाहिए वो सब Correct. कर सके। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर थी। करेक्ट। तो मैं उसमें वही बताना चाहता था कि आज भी हमारे हिंदू समाज में कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जो हमें बताएंगे कि नहीं नहीं हमें ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं करना है, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें उनसे कतरना चाहिए। पॉलिटिक्स गंदा है, हाँ, हम नहीं करते। लेकिन आप politics। सब लोगों को मैं विनती करता हूँ कि ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके दिल में है कि राम मंदिर हो, तो जब आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर है तभी आप कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो तो आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर हो तो ही कर सकते हैं। और इतनी सब बड़ी safe है, बातें तो रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे हर एक बहन के लिए उसके घर में शौचालय हो, तो उसका निर्णय भी लेने के लिए आपको पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में चाहिए। तो हिंदुओं की जब तक हाथ में पॉलिटिकल पावर है तब तक उनका राज है। तब तक सेक्युलरिज्म हाँ, है। तब तक इस देश में सेक्युलरिज्म भी है। जिस दिन वो हाँ जिस दिन वो बटा कटा और जिस दिन हमारे हाथ से पॉलिटिकल पावर गई, उस वक्त के बाद इस देश में ना सेक्युलरिज्म बचेगा, ना आथिस्ट बचेगा, ना डेमोक्रेसी हाँ, ना बचेगी, लेस्बियन बचेगा, ना कोई भी बचेगा। कोई भी नहीं। सही बात है। ठीक है, अब ये केस जो है आपका, आपने जो एफआईआर करा था, उसका किस स्टेज पे क्या चल रहा है अभी? अभी ये महाराष्ट्र पुलिस उसका तफ्तीश कर रही थी। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदला और वो पूरा केस ये हो सकता था। अभी एनआई ने उसके चार्ज में वो केस लिया है और उसमें से एक जो आरोपी है वो मृत भी हो गया, स्टैन सानी। और वो लोग, उनके पास इतना पैसा और इतने वकील है कि वो हर बार कोई अर्जी करता रहता है, फिर बाहर आता है। और देश के इतिहास में पहली बार ये केस में किसी को हाउस अरेस्ट दी गई, नहीं तो किसी को आज तक हाउस अरेस्ट नहीं मिला है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउस अरेस्ट तो हाँ, ये हमारे इसमें ही नहीं है, वो दिया गया। और आप देखेंगे कि इस वजह से वो केस में डिले होता जा रहा है और चार्जशीट जब तक उन पर दायर नहीं होती तब तक ये केस स्टैंड नहीं होगा और फिर जो भी उसमें बातें वो सामने नहीं आएगी। लेकिन इसी केस के संदर्भ में और एक आरोपी था जिसका नाम था जीएन साई बाबा, तो उसको उम्र कैद हो गई थी। उसके बाद एक कोर्ट ने उसको उसमें से बाइज्जत बरी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस से उसको वो सज़ा सुनाई। उसकी मौत हो गई हाल ही में। और हम जो बता रहे थे कि ये जीएन साई बाबा तो एक अर्बन नक्सल है, तो अब आज घर पर जाकर अगर आप गूगल टाइप करेंगे कि जीएन साई बाबा, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग जिनको हम एलाइट क्लास के कहते हैं, लुटियंस, दिल्ली में उनका उठना बैठना है, तो उसके सपोर्ट में आए थे वो। लेकिन एक पिछले 1-2 हफ्ते के पहले उसके मौत के बाद नक्सलियों ने उसके लिए एक ट्रिब्यूट ये किया है। उस पर एक आर्टिकल उन्होंने छापा है कि ये कैसे पीपल्स वॉर में शामिल था, हमारा लीडर था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस नहीं कह रही है, ये तो नक्सलियों ने उनके डॉक्यूमेंट में भेज दिया है, क्योंकि हर बार ऐसे ही करते हैं। अनुराधा गांधी मरने के बाद भी उन्होंने उसको ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि दी थी, आर्टिकल लिख कर ही दी थी। अभी जीएन साई बाबा को भी दी है। तो ये तो तय हो गए कि वो नक्सल था, उनके ही लीडर थे। हाँ।
इस सिटीज़ में रह के, अर्बन लैंडस्केप में रह के नक्सलियों का काम फॉरवर्ड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल से फंडिंग लाते हैं। हाँ यही इन लोगों का हाँ, काम ये है। तो है ही, क्योंकि ये जो जंगल में बैठे हैं उन्हें फिर फाइनेंस, उनके पास गोलियां, ये जो शस्त्र वो हमारे पुलिस के खिलाफ जो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनके पास ये कहाँ से पहुँचता है? ये जो मनमोहन सिंह सरकार है, उन्होंने गौतम नवलखा को कश्मीर में पैर रखने से भी मना किया था, क्योंकि ऐसे कुछ ओपन हुआ था कि उसके आईएसआई के साथ संबंध है, फिर उनसे कनेक्शन करके फिर वो यहाँ पर पैसा और वो हथियार लेकर आता था। और फिर जैसे ही सत्ता बदल गई मतलब तो ये फिर भी नहीं वही, पता कि देश के दुश्मन कौन है। नहीं, जैसे सत्ता बदल गई तो फिर ये जिस चिदम्बरम ने ये गृह मंत्री थे तब ये निर्णय लिया था, तो वो गौतम नवलखा के तरफ से इस गवर्नमेंट पर आरोप करने लगे। अच्छा, मतलब अचानक आप, हीरो बन गया। हाँ, अभी मतलब जो उनके उनका इस्तेमाल विलन था का, हाँ, इनके वो काम सत्ता का था, पलट इसलिए फिर हाँ। उसकी ये उन्होंने तरफदारी की। और भी पूछना है तुषार जी से, लेकिन वक्त का भी इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, हमें काफ़ी सारी बातें बताई आपने, और आपको और शक्ति मिले और आप ऐसे ही कुछ काम करते रहे। आपसे प्रेरणा लेके और भी यूथ जिनसे आप जुड़ते रहते हो हमेशा, वो भी इनमें जुड़ जाए और हमारा देश और सशक्त हो। मुझे मौका देने के लिए ऑर्गेनाइजर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।